हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्नेक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है आव्यू यानी मैट्रिक्स उस पर डिस्कस करेंगे और इसका जितना भी बेस है हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। देखिए, बात करेंगे हम लोग आव्यू यानी कि मैट्रिक्स की। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत आता है ना। मैथमेटिक्स के अंदर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन पहले हम यहाँ पर बात करेंगे उनके सिर्फ जितना भी उसका थोड़ा सा बेस है कि क्या होता है, क्या इसमें रो है, क्या इसमें कॉलम है ना, उन सब चीजों पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए जरा, आपको जब एलिमेंट कुछ इस तरीके से मिले कि ऊपर से नीचे भी मिल रहे हैं इस तरीके से और राइट से लेफ्ट की तरफ भी आपको मिल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ भी आपको मिल रहे हैं, तो जब आप इसमें जैसे अगर आप ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की ओर इस तरीके से, ये आप एरो को आप देख सकते हैं जैसे 3 4 5 4 राइट। तो 7 नीचे हो गया आपके पास, 7 8 9 2, तो इस तरीके से जब आप चल रहे हो तो इसको आप क्या कहते हैं, रो। रो यानी कि आप इसे कहेंगे पंक्ति। तो ये जो पहली है 3 4 5 4 ये आपका हो गया R1। ऐसे ही जो नीचे वाला जो सेकंड है वो आपके पास हो गया R2, और ऐसे जो नीचे आपके पास जो थर्ड नंबर पे है वो आपके पास हो जाएगा रो 3। क्योंकि इस तरीके से चलेंगे ना, ये है आपके पास रो। और जब आप ऐसे चले हो, खड़े चल रहे हो इस तरीके से जो चलोगे, तो ये आपको कहलाएगा, ये आपका होगा कॉलम, COLUM। यानी कि कॉलम मीन्स आपके पास स्तंभ। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलूं तो क्या हो गया, ऊपर से नीचे जब आपके पास हम चलेंगे तो ये हो गया आपके पास कॉलम। यानी जब आप ऐसे चलेंगे ये इस तरीके से, तो 3 7 3 ये आपके पास हो गया कॉलम C1। 4 8 2 ये हो गया C2, कॉलम C2। 5 9 1 दिस इज द कॉलम C3। 4 2 7 दिस इज द कॉलम 4। ठीक है, बात समझ में आई है यहाँ तक। यानी जब आप रो वाइज चलेंगे इस तरीके से, जब आप चलेंगे तो वो आपके पास रो बनता है, और जब आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो आपके पास वो कॉलम बनता है। ठीक है, रो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने भी इसमें आपके पास रो होंगे, कॉलम होंगे, वो आप उसमें काउंटिंग आप उसमें करते रहेंगे। समझ रहे हो, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा है। अब यहां से देखें, ये आपके पास बहुत ध्यान से समझना है। देखो ये क्या आपके पास, यानी कि कॉलम हो गया C1। जब आप ऊपर से नीचे ऐसे चलेंगे तो ये हो गया आपके पास C2। ऐसी काउंटिंग में बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपके पास आगे यहाँ पे भी कुछ होता ना, तो वहां आपके पास जैसे ये C3 बन रहा है, ये C4 बन रहा है, तो आगे आपके पास क्या बन जाता है, C5 बन जाता है। इस तरीके से जो बनते ऊपर से नीचे, जब हम राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो वो आपके पास रो 1 होगा, सेकेंड होगा रो 3, रो 2, थर्ड इज रो 3, और आगे आपके पास और होता तो आपके पास बन जाता R4। बात समझ रहे हो। अब हम बात करेंगे इसके ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब यानी इसकी कोटि, कोटि का मतलब इसका क्रम। ये किस तरीके से होता है, देखें। कोटि की अगर हम बात करें इसमें, यानी कि ऑर्डर, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल बीच में लिया हुआ है, जैसे ये आपके पास इस वाली मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं। देखो 2 4 3 2 उन्होंने दिया है, तो हम ऐसे चलेंगे तो ये आपके पास रो 1 है, ये आप ऐसे चलेंगे तो आपके पास रो 2 है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो C1 है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये आपके पास C2 है। अब यहाँ अगर हम देखें तो आपके पास, आप अगर देख रहे हो जो कोटि आपके पास होती है वो होती है M/N। क्या होती है, M/N। M आपके पास होता है रो और N आपके पास होता है कॉलम। बात समझ रहे हो, यानी कि रो आपके पास कितनी कॉलम है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, जैसे आपके पास मैंने यही लिया है 2 4 3 1, ये मैंने आपके पास एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, और इसमें आपके पास ये क्या है, आपके पास इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आपके पास रो 1 हो गया, ऐसे जब आप चलेंगे तो आपके पास रो 2 हो गया, ऊपर से जब आप नीचे चलेंगे तो हो जाएगा आपके पास C1, ऊपर से नीचे चलेंगे यहाँ हो जाएगा आपके पास C2। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर रो कितनी है आपके पास, काउंटिंग कितनी है 2। ठीक है, कॉलम कितने आपके पास 2। तो अगर मैं देखूं इस मैट्रिक्स का जो साइज है वो कितना है, 2/2 है। बस समझ रहे, 2/2
2 है आपके पास, 2/2 है। अगर ये आपके पास 3/3 हो जाती तो हम आपको, यानी कि अगर आपके पास इसमें एक रो जो है वो और बन जाता, R2 और ये हो जाता आपके पास R3, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, इसको 3 लिखते, तो आपके पास इसका साइज क्या बन जाता, 3/2। पहले हम रो लिखेंगे फिर हम कॉलम लिखेंगे, ये एक इसका मेन क्रम है। पहले हम रो लिखेंगे और फिर हम उसको कॉलम लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने जितने भी है देखो यहाँ पर नीचे एग्जांपल्स और भी लिए हैं, जैसे मैंने ये लिया है 2 4, ये 2 4 5 लिया है, 3 1 3 लिया है। तो यहाँ से आप क्या देखिए, देखो ये आपके पास पहले वाला हो गया, आपके पास रो 1 दूसरे हो गया, रो 2 तीसरा हो गया, R3, है ना। और ऊपर से नीचे जब हम चल रहे हैं, हो गया आपके पास C1, ये हो गया आपके पास C2। तो यहाँ अगर मैं इसकी साइज कहूँ, देखो साइज जो होता है ना, इनकी जो इसकी कोटी होती है, जो इसका ऑर्डर होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं, इस मैट्रिक्स के नीचे कोने में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं M/N। और ये आपके पास रो होता है, ये आपके पास कॉलम होता है। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पहले हम रो लिखेंगे, तो रो कितना आपके पास 1 2 3, दिस इज द 3, तो आपके पास 3 हो गया। कॉलम कितना आपके पास 2 है, तो आपके पास 2 हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो साइज हो गया वो M/N हो गया, यानी कि पहला आपके पास रो आएगा, रो बाई आपके पास कॉलम यानी कि C आएगा। तो पहले हमने 3 लिखा, फिर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। बात समझ रहे हो, इतनी बात आपके पास क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई, हमने रो को बता दिया है, कॉलम को हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। और हमने इसका ये साइज भी बता दिया, इसको हम, यानी कि इसे हम साइज कहते हैं, साइज कह लो, ऑर्डर कह लो, ठीक है ना, कोटी भी आप इसे कह सकते हो, आप किसी भी मैट्रिक्स का क्रम भी आप इसे कह सकते हो, है ना। ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, या मल्टीपल MCQ क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये एक फर्क है। चलिए, अब हम इसमें बात क्या करने वाले थे, हम इसमें और भी चीजें आपको बताएंगे, वो क्या बताएंगे देखिए। हम यहाँ पर आपको ये चीज भी बताने वाले हैं कि जैसे आपके पास ये है, तो पहला जो एलिमेंट है इसे हम कहेंगे A11, दिस इज A11। ये आपके पास क्या होगा, यहां से ये वाला, ये आपके पास हो जाएगा A12, ठीक है। इसका नाम मैंने कैसे रखा है, अब देखो इसका नाम मैंने कैसे रखा है, थोड़ा सा यही समझते हैं इसको। देखिए, आपको क्या देखना है, आपको यहाँ चीज देखनी, देखो A11 कितना है 2, A22 कितना है आपके पास 1। अब देखो आपके पास मैट्रिक्स थी 2 4 5, ये 5 है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 है, 1 है और 3 है। अगर मैं कहूँ, देखो ये जो पहला एलिमेंट बनता है आपके पास, ये हो गया आपके पास A11, ये क्या आपके पास रो, दूसरा क्या आपके पास कॉलम, ठीक है। तो आप अगर आप लिखोगे A12, तो 1 क्या आपके पास रो, 2 क्या आपके पास कॉलम, बात समझ रहे हो। तो दूसरा आपके पास कॉलम, तो यहां से आप ये चीज देखें कि ये तो आपके पास क्या है यहाँ पर, ये तो आपके पास देखो ये क्या है, आपके पास R1 है, और ये क्या आपके पास C1 है। तो ये वाला क्रॉस क्या हो गया, दोनों 1 1 हो गया क्या, इसलिए 1 1 हो गया, बात समझ रहे हो। अब दूसरे की अगर मैं बात करती हूँ इसमें, ये कलर ले लेते हैं। अब दूसरे में देखो, ये आपके पास C1 है और ये आपके पास R2 है। तो अगर मैं इस एलिमेंट की बात करती हूँ, ये वाला एलिमेंट, तो यहां से कैसे बनेगा, R का तो है 2 और C का है 1, तो इस एलिमेंट का नाम हो गया A21। बात समझ रहे हो कैसे, ये आपके पास रो है और ये आपके पास कॉलम है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगले अगले आपके पास और क्या हो जाएगा, अब और समझते हैं, देखो ऐसे ये वाला जो एलिमेंट है, ये क्या हो जाएगा, इसका जो 5 लिखा है, ये आपके पास क्या है R3, और ये क्या आपके पास C1। तो पहले हम लोग इसका नाम क्या हो गया, ए पहले लिखते हैं, रो रो क्या हो गया आपके पास 3, कॉलम कितना हो गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें, तो आपके पास क्या चीजें बन जाती हैं, यानी कि A11 हो गया, और दूसरा क्या हमने लिखा है, A21 लिखा है, तीसरा हमने क्या लिखा है, A31 लिखा है। तो A11 आपके पास हो गया, यहाँ से देखो 2 हो गया, A21 हो गया आपके पास 4, और A31 हो गया आपके पास 3, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करती हूँ, अगर मैं इसके दूसरे टर्म की बात करती हूँ, उसको भी देखें आप, क्या है यहाँ पे देखिए, ये सब हम एक बार इसको रब कर देते हैं, इससे थोड़ा सा हमें स्पेस यहाँ पर मिल जाए।
अब देखें आप, ये जो पहला एलिमेंट है 3, ये क्या है आपके पास, देखो यहां से तो चल रहा है रो 1 और यहां से चल रहा है C2, तो एलिमेंट क्या बन गया, ए। पहले लिखेंगे रो क्या है 1 और कॉलम कितना है 2, बात समझ में आ गई। यानी A12 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3। ऐसे जब ये दूसरे वाला एलिमेंट हम लेकर के चलेंगे जो 1 बन रहा है, यहाँ 1 लिखा है, तो इसको जब हमने देखा यहाँ से क्या चल रहा है, ये चल रहा है R2 और ऊपर से क्या चल रहा है C2, तो इस एलिमेंट का नाम कितना हो गया जी ए। पहले लिखेंगे रो कितनी होगी 2, कॉलम कितना है 2, तो ये हो गया A22, इसकी वैल्यू कितनी है 1। थर्ड जो यहाँ लिख रहा है ये 3, ये क्या लिख रहा है यहाँ पर 3 लिख रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो रो तो है कितनी R3 और कॉलम है कितना 2, तो ए पहले लिखेंगे रो का मतलब हो गया 3, कॉलम का मतलब हो गया 2, है ना, तो कितना हो गया 3। बात समझ रहे हो, दैट मीन्स ये वाली चीज आपके पास क्या बन गई यहाँ से, यानी इसकी अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा आपके पास ए, आपके पास बन जाएगा दिस इज अ रेड ले लेते हैं चलिए, आपके पास ये नहीं बन गया A12 हो गया 3, A22 हो गया आपके पास 1 और A3 हो गया आपके पास 3। समझ रहे हो, ये आपके पास क्या है 3, ये आपके पास A12 है, ये आपके पास A22 है और ये आपके पास A32 है। देखो 3 ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, तो ये पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। बात समझ रहे हो, और जब पहला कॉलम था तो हमने वहां 1 1 1 लिखा था। ये बात समझ में आ गई, तो ये आपको एलिमेंट का नंबर बताने वाली बात हुई है। अब जैसे मैं इसमें भी इसको बता सकती हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से रब करते हैं और इस वाले में भी हम इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें एलिमेंट्स हमारे इसमें बन सकते हैं। ठीक है ना, इसी वाली मैट्रिक्स के अंदर हम इसको देखेंगे जो भी हमने एग्जाम्पल इसमें पहले लिया हुआ है। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो देखो ये 2 है, इस 2 को अगर मैं देखूं तो ये क्या है यहाँ, ये इसका नाम हो गया ए, स्मॉल ए। एलिमेंट को हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट जो अंदर होते हैं ना, किसी भी मैट्रिक्स के जो अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, यानी कि 2 3 4 2 0 2, इन सबको हम क्या कहते हैं, जितने भी अंदर है ये सब एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, है ना। तो पहला जो अवयव है, पहला जो एलिमेंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नंबरिंग होती है उसमें हम क्या होता है, पहले लिखते हैं हम रो को कौन सी इसकी, इसको अगर मैं लेकर के चलूँ तो 2, पहली रो, पहली तो रो है तो रो लिखा पहला और पहला ही मेरे पास कॉलम है। बात समझ रहे हो, क्लियर है। अच्छा चलें, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये वाला क्या हो गया, एलिमेंट तो मेरे पास ए ही रहेगा। अब इसको देखो 1 2 3 4, दैट इज द रो आपके पास है 4। बात समझ रहे हो, और कॉलम कितना है आपके पास 1, यानी A41 की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 हो गई। और को देख लेते हैं, चलो इस वाले को उतारते हैं, ये आपके पास 3 लिखा हुआ है, ये क्या आपके पास 1 2 3, 3 तो रो है तो इसका नंबर आपके पास क्या बन जाएगा ए। पहले हम क्या लिखेंगे, रो को लिखेंगे यानी कि 3, फिर क्या लिखेंगे हम कॉलम, कॉलम कितना है 1 2 3। देखो 1 2 1 2, ए थोड़ा सा कलर और चेंज कर लेते हैं जिससे आपको देखने में इजी रहे। ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 3 कॉलम। तो यहां से आपने क्या देखा है कि 3 तो आपके पास रो हो गया और 3 ही हो गया आपके पास कॉलम, दैट इज द नंबर इज A33। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये जो है यानी कि ये आपके पास क्या है, देखो कॉलम 1 है, कॉलम 1 है इस तरीके से, और ये आपके पास रो 1 है। तो ये जो एलिमेंट आपके पास क्या हो गया, वो A11 हो गया। क्लियर है, पहले ही रो दूसरा यानी कि दूसरे वाला आपके पास यानी कि AM/N हो गया। ये आपके पास क्या है रो और ये क्या आपके पास कॉलम है। बात समझ रहे हैं, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ऐसे ही अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करती हूँ तो ये क्या आपके पास रो 1 ही चल रहा है और कॉलम आपके पास 2 हो गया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो रो 1 हो गया और कॉलम 3 हो गया, तो 1 3 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड अगर इसकी थर्ड सॉरी सेकंड रो में अगर हम इसकी चलते हैं तो वहां क्या हो गया आपके पास, जैसे ये वाला एलिमेंट आपके पास है तो ये आपके पास है रो 2 और कॉलम हो गया 1, तो A21, ठीक है ना, पहली रो दूसरा कॉलम। ये क्या हो गया पास 2 2, दैट इज
क्योंकि रो भी 2 हो गया और कॉलम भी आपके पास 2 हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, रो 2, A2 और कॉलम 3 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, इस एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं थर्ड रो में, अगर हम बात करें इसकी थर्ड रो की, तो थर्ड रो के अंदर क्या बन जाएगा देखिए, यानी कि ये आपके पास है R3। तो यहाँ आपके पास ए, पहले लिखेंगे रो 3 हो गया और कॉलम हो गया 1। थर्ड बीच का हो जाएगा, देखो पहली तो रो, तो 3 हो गया रो और कॉलम हो गया 2। यहाँ क्या आ जाए आपके पास 3 3, यानी कि कॉलम भी 3 और रो भी 3। तो ये आपके पास इस तरीके से एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकारों की। आव्यूह के यानी कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला होता है आपके पास क्षैतिज आव्यूह, यानी कि जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल का मतलब हुआ यानी कि सिर्फ जिसमें पंक्तियां होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रो होती है, रो, उसमें कॉलम आपके पास नहीं होगा। मतलब कॉलम क्या, आपके पास उसमें रो, यानी कि जिसमें आपका साइज जिसमें बड़ा होगा, रो में बड़ा होगा तो रो बन जाएगी, कॉलम में बड़ा होगा तो आपके पास कॉलम में बन जाएगी। तो जैसे कि मैं, यानी कि इसमें लिखा ना, इसे जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है स्तंभों से, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से सॉरी कम होती है ना, यानी कि रो आपके पास कम होते हैं और कॉलम आपके पास ज्यादा होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी लिखा है कि 2 4 7 3 2 1। तो यहाँ आपके पास देखो, इस अगर एलिमेंट की मैं नाम पढ़ूं, पहले तो चलो भैया मैंने ऊपर नाम ही बताए हैं आपको, तो हम इसका एक बार नाम ही डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो ये एलिमेंट का नाम क्या बन जाएगा आपके पास, अगर हम देखें तो देखो ये C1 है और को R1 है, एलिमेंट का नाम हो गया 1 1। दिस इज क्लियर नाउ। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रो 1 है और कॉलम आपके पास 2 है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 7 आपके पास, कॉलम आपके पास 3 है और रो 1 है तो 1 3 बन गया। क्लियर है। ये सेकंड रो है, सेकंड रो का पहला कॉलम है, तो सेकंड रो यानी कि 2 आ गया और ये पहला कॉलम आ गया। 2 वाला कौन सा एलिमेंट बनेगा आपके पास, 2 2, क्योंकि दूसरी रो का दूसरा कॉलम है। और ये जो 1 है जो लास्ट आपके पास एलिमेंट है, ये दूसरी रो का थर्ड कॉलम है ना। तो इस एलिमेंट की आपके पास जो नंबरिंग है वो हो गई। अब यहाँ पर देखें आप, आपके पास यहाँ पर रो कितनी है, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास रो कितनी है, क्योंकि इसमें हमें बात करनी है आपके क्षैतिज आव्यूह की। तो क्षैतिज आव्यूह अगर है तो वो क्या कहता है कि आपके पास इसमें रो आपके पास कम होगा और कॉलम आपके पास ज्यादा होंगे। तो आप देखें यहाँ पर देखो, ये रो ऐसे होती है, तो ये हो गया पहला R1, दूसरा हो गया आपके पास R2, दो ही रो हैं तो R हो गया, रो हो गया आपके पास 2। कॉलम देखते हैं 1 2 और 3, 1 2 3 कॉलम है, तो यहाँ हो गया 3। देखो तो 3 बड़ा है ना 2 से, यानी कि कॉलम आपके पास बड़े होंगे, रो आपके पास कम होगी। तो क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं, जिसमें आपके पास पंक्तियों की संख्या कम होती है। हॉरिजेंटल मतलब जो क्षैतिज, देखो नाम है क्षैतिज का मतलब है लेटी हुई नजर आ रही है ना आपको, ये देखो लेटी हुई नजर आ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये मैंने लिखी है, ये मैंने कोई भी मैट्रिक्स देखो लेटी हुई नजर आ रही है। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो आपके पास ये कैसे बन जाएगी, 1 2 3 4 5 3, कुछ ऐसे बन जाएगी। तो ये आपके पास कॉलम बन जाएगी इस तरीके से जो खड़ी हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास, ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है आपके पास, ये होता है आव्यूह, सॉरी क्षैतिज आव्यूह, है ना। अब हम बात कर रहे थे किसकी, अपने ऊर्ध्वाधर आव्यूह की। अगर देखो यहाँ आपके पास इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या, यहाँ आपके पास अब रो ज्यादा हो जाएंगे कॉलम कम हो जाएंगे, यानी पंक्तियों की जो संख्या है वो कॉलम से ज्यादा हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ आपके पास लेटा हुआ नजर आ रहा था, यहाँ आपके पास ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है आव्यूह, है ना। तो यही इसमें फर्क है। तो अब जैसे हम यहाँ देखें, ये आपके पास कॉलम है C1, ये हो गया C2, तो कॉलम की संख्या तो आपके पास यहाँ 2 ही है, ठीक है ना। और कॉलम रो कितने आपके पास, R1 हो गया, R2 हो गया और ये आपके पास R3 हो गया, 3 कॉलम हो गए। तो ये बड़ा हो गया, यानी कि जब रो आपके पास ज्यादा होंगी तो आपके पास ऊर्ध्वाधर बनेगा यानी कि वर्टिकल, और अगर आपके पास रो कम है कॉलम ज्यादा है तो आपके पास वो हॉरिजेंटल बन जाता है, यानी कि क्षैतिज आव्यूह। चलिए एलिमेंट के नंबर आपको हमने बता दिए, अब आगे चलते हैं आपकी पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है जिसको भी देखेंगे। देखिए पंक्ति आव्यूह क्या है, इसे हम पंक्ति आव्यूह भी कहते हैं और इसे हम पंक्ति सदिश भी कहते हैं, यानी कि रो मैट्रिक्स भी हम इसे कहते हैं, है ना।
रो का मतलब देखो, पंक्ति का नाम आपको समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही रो होगी, इसमें कोई और एलिमेंट होंगे ही नहीं, सिर्फ R1 ही होगा, इसमें और कुछ होगा ही नहीं, इसमें सिर्फ R1 ही होगा। तो R1 ही होगा। देखो कॉलम है इसमें तीन, एक दो तीन, तो यहाँ आपके पास, लेकिन कॉलम अगर मैं देखूं तो कितने हैं, सॉरी कॉलम आपके पास तीन है, चार भी हो सकते हैं आपके पास कॉलम, आपके पास कुछ ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकता है आपके पास। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ आपके पास ये कॉलम है C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, हो गया C4, लेकिन रो अगर मैं देखूं तो आपके पास सिर्फ R1 होगा। तो ये वाला जो मैट्रिक्स इस तरीके से जो बनता है वो आपके पास पंक्ति, देखो एक पंक्ति सी तो नजर आ रही है बस। अच्छा अगर मैं इसकी साइज की बात करती हूँ, मैंने ऊपर अभी साइज को भी डिस्कस किया था, तो साइज की अगर हम बात करते हैं तो साइज कैसे निकाला था मैंने, मैंने लिखा था M/N। पहला होता है रो, दूसरा होता है आपके पास कॉलम। अगर मैं इसमें देखूं, देखो रो कितना है आपके पास, 1 है, तो ये हो गया 1, और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का साइज आपसे पूछूं तो वो बन जाएगा 1/4। क्लियर है, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। पंक्ति आव्यूह को मैंने अभी क्या बताया है कि जिसमें आपके पास एक ही पंक्ति हो, है ना, एक ही रो, सिर्फ R1 ही होता है, उसमें R2 भी नहीं होगा। अगर उसमें R2 आ गया ना तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, अगर R2 बन गया, अगर उसमें R2 भी आपके पास उसमें आ जाता है तो वो आव्यूह आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास क्षैतिज आव्यूह बन जाएगी। ये आप ध्यान रखना, पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पंक्ति होती है ना। क्रम आपके पास क्या बनेगा, 1/3 बन सकता है, 1/4 बन सकता है, यानी 1/n। n का मतलब हमें नहीं पता कितने नंबर में हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। क्लियर है। अब सेम इसी के जैसी बात करते हैं हम अपने स्तंभ आव्यूह की। स्तंभ आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होगा बस, ठीक है। जो चीज ऐसे लेटी हुई थी बस उसे अब आप ऐसे के ऐसे खड़ा कर दो, हो गया काम। इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ 1/n है, यहाँ M/n है, क्योंकि साइज क्या था, M/n था ना। तो यहाँ देखो पंक्ति में क्या बोला, केवल एक ही पंक्ति है, तो इसको आप 1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1/n। अब स्तंभ आव्यूह है तो इसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, इसका मतलब कॉलम 1 होता है, तो यहाँ आप n को 1 कर दो तो My1 बन जाएगा। तो ये वाला बनेगा तो आपके पास ये बन गया, और अगर ये वाला बनेगा तो आपके पास ये बन जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक दोनों आव्यूह आपके पास समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, इसमें कोई दिक्कत आपको शायद नहीं है। हुई तो आप मुझे कमेंट में भी लिखकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ग आव्यूह की, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग, यानी कि एक स्क्वायर जैसी कंडीशन जिसमें बन जाती है, दैट मीन्स जिसकी ये सब इक्वल हो, साइड्स उसकी इक्वल हो, है ना, वही तो वर्ग होता है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ आपके पास साइड्स में क्या, आपके पास रो और कॉलम है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रो यानी कि पंक्तियां और कॉलम यानी स्तंभ, जब आपके पास रो और कॉलम यानी पंक्तियां और स्तंभ दोनों समान होते हैं तो ऐसा जो आव्यूह होता है उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया है 1 2 3, है ना, 4 3 2 1 5 7। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, देखो ये क्या है, पहली है रो 1, रो 2, रो 3, ऐसी ये आपके पास हो गया C1, C2, C3। तो देखो ये भी 3 है और ये भी 3 है, बात समझ रहे हो, यानी R की वैल्यू भी 3 है और C की वैल्यू भी 3 है। जैसे इस मैट्रिक्स की मैं बात करती हूँ, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास C1, C2, C3, C4, यानी इस कंडीशन में आपके पास C1, ये C2, ये C3 और ये C4 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अब आपके पास रो कितनी है, इसमें आप रो को चेक करें, आपके पास रो बन जाएगी, यहाँ आ गया आपके पास रो 1, इस तरीके से गया आपके पास रो 1, रो 2, रो 3 और ये रो 4, है ना, यानी कि रो 2, रो 3 और रो 4। यानी यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि भैया रो भी आपके पास यहाँ पर 4 हैं और आपके पास कॉलम भी आपके पास 4 है, दैट मीन्स द ये जो आपके पास मैट्रिक्स बना है वो आपके पास 4/4 का बना है, और यहाँ पर आपके पास किसका था, 3/3 का था। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ आपका, आप क्या कह सकते हो कि जहां पर आपके पास रो भी और कॉलम भी दोनों इक्वल हो, जैसे 3/3, 2/2, 4/4, 1/1, है ना, ये आपके पास क्या होती है, वर्ग आव्यूह होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे शून्य यानी कि रिक्त आव्यूह, यानी कि नल और जीरो मैट्रिक्स।
शून्य का जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा कि शून्य मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें एवरी एलिमेंट विल हैव जीरो एलिमेंट। तो यानी कि सारे के सारे ही एलिमेंट, यानी सारे के सारे जो अवयव होते हैं इसके, वो सारे के सारे जीरो होंगे, चाहे वो कुछ भी साइज हो। देखो जितनी भी मैंने यहाँ पर ये देख लो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्तंभ आव्यूह है, ये आपके पास पंक्ति आव्यूह है, ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास एक क्षैतिज आव्यूह हुआ, और ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 3x3 है। ये क्षैतिज क्यों है, क्योंकि आपके पास इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा है, रो की कम है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था। और ये पंक्ति आव्यूह है क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली और इसमें रो है, कॉलम नहीं है, और इसमें आपके पास कॉलम कॉलम है, आपके पास रो नहीं है। तो यहाँ यानी कि हमने कोई भी मैट्रिक्स हमने लिया है तो कोई एलिमेंट इसमें 1 2 3 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, शून्य, यानी कि रिक्त आव्यूह। बात करेंगे विकर्ण आव्यूह की, यानी विकर्ण यानी कि जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि विकर्ण पर ही सिर्फ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यानी जैसे आप देख रहे हो, एक पहली बात, अब देखो जितनी भी मैट्रिक्स होंगी ना आपके पास, सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, दैट मीन्स उनके m/n, यानी कि रो और कॉलम सब इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ रहे हो, यानी कि आपके पास सारी मैट्रिक्स अब जो मिलेंगी वो 3x3, 4x4, 2x2, ऐसी ही कुछ मिलेंगी, तभी आपके पास विकर्ण बन सकता है, डायगोनल बन सकता है, ठीक है ना। यानी जब उसमें आपके पास रो और कॉलम दोनों जब इक्वल होंगे तभी आपके पास विकर्ण बनेगा, डायगोनल बनेगा, अदरवाइज आपके पास बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका मेन एक एग्जाम्पल है, या मेन आप इसको एक एडवांटेज आप इसका लेकर के चलें। तो विकर्ण आव्यूह के अंदर पहली बात क्या कही उन्होंने, कि विकर्ण पर ही आपके पास एलिमेंट होंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, इसका अगर मैं साइज की बात करूं तो कितना है इसका साइज, आपके पास 2x2 है। इस वाले मैट्रिक्स का आपके पास साइज कितना है, 2x2 है। क्यों है 2x2, क्योंकि इसमें रो भी दो हैं और आपके पास कॉलम भी दो ही हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि रो और कॉलम जब आपके पास इक्वल होते हैं तो वो आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाता है, आपके पास वो रो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ मैंने देखा भैया ये वाला हिस्सा, ये भी आपके पास ये रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास C1 है और ये आपके पास C2 है। तो यहाँ से अगर मैंने देखा तो इसका साइज क्या बना, आपके पास 2x2, ठीक है ना। अब 2x2 था उसका आपके पास साइज बन गया, लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पर और आप देख रहे हो कि इसमें जो है ना चीजें, और देखो जो डायगोनल पर ही आपके पास एलिमेंट्स बनने हैं, बाकी यहाँ यहाँ देखो आपके पास जीरो है। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करती हूँ तो इसमें भी आपके पास, इसमें क्या आपके पास देखो रो 1 2 और 3 है, और कॉलम 1 2 3 है, यानी कि 3 ही कॉलम है और 3 ही आपके पास रो है, यानी कि रो 3 रो बाई कॉलम आपके पास है। तो लेकिन एवरी एलिमेंट देखो आपके पास जीरो है, लेकिन जो डायगोनल पर है देखो ये 3 2 1, इन्हें छोड़ करके बाकी सब आपके पास एलिमेंट जीरो है। तो आव्यूह ऐसा जो होगा वो विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक है ना। और देखो मैंने लिखा भी है कि आव्यूह जो है वो हमेशा वर्ग आव्यूह के अंदर ये चीजें बनेगी, क्योंकि आपके पास जो डायगोनल है ना वो बनेगा ही नहीं अगर आपके पास किसी और शेप में बनता है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। बात करेंगे अदिश आव्यूह की, यानी कि स्केलर। इसमें क्या है कि विकर्ण पर जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट है वो समान हो। देखो विकर्ण, जो विकर्ण एलिमेंट होता है उसमें आपके पास विकर्ण के जब डायगोनल पोजीशन है उस पर ही सिर्फ आपके पास एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इसमें आपके पास क्या होगा, यहाँ पर विकर्ण में ही होंगे लेकिन आपके पास सब सेम होंगे। जिसको जिसको 2 2 2 ऐसे ही मैं आपके पास लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखो 3 3 3 3, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, जीरो, और ये जीरो और ये जीरो। इस तरीके से अगर मैं यहाँ बना दूं ना, देखो ये वाला जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये 4x4 का मैंने आपको बनाया, 4x4 का बनाया। देखो इसमें आपके पास रो भी 4 है, देखो कॉलम देख लो 1 2 3 4 कॉलम है, और ये 1 इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये आपके पास रो है, तो 4x4 का हुआ। तो देखो यहाँ आपने क्या नोटिस कर लेना है कि आपके पास इन्होंने ये चीज बोली थी ना कि अदिश के अंदर क्या होता है, देखो जो डायगोनल है, देखो ये जो डायगोनल है सेम एलिमेंट्स हैं, और यहाँ आपके पास 3 2 1 यहाँ आपके पास सेम नहीं थे, यहाँ एलिमेंट आपके पास सेम नहीं थे, और यहाँ आपके पास एलिमेंट क्या है, सेम है। ये आपका मेन पॉइंट है। तो अदिश में आपके पास डायगोनल पर क्या होगा, एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन होगा किसमें, होगा ये आपके पास एक वर्ग आव्यूह ही, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे इकाई आव्यूह की, यानी कि यूनिट। यूनिट का मतलब है कि यहाँ आपके पास डायगोनल में ना सिर्फ 1 1 1 ही होगा, ओनली 1, और कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, केवल 1 होगा, ये ध्यान दें आप। बाकी सारे तत्व आपके इसके में जीरो होंगे। देखो देखो ना ये वाला देखो 1 1 1
वन ही होगा और कुछ होगा ही नहीं। आपके पास देखो देखो 3x3 की मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, और ये आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है ना। ये लिखा है मैंने आइडेंटिटी। इसको हम क्या लिखे, देखो 3x3 है तो इसको हमने I3 कह दिया, ये 2x2 है तो इसको हमने I2 कह दिया, ये आपके पास I4 बन गया, इनकी आइडेंटिटी है ना, यूनिट। तो ये बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है उप आव्यूह यानी कि सब मैट्रिक्स। जैसे आपने सुना है ना, इंस्पेक्टर से छोटा क्या होता है आपके पास, सब इंस्पेक्टर होता है ना। इंस्पेक्टर से छोटा क्या होता है आपके पास, सब इंस्पेक्टर होता है ना। तो ऐसे ही आपके पास मैट्रिक्स से छोटा सब मैट्रिक्स होता है। यानी एक बड़ी आव्यूह में से मैं छोटा सा आव्यूह अगर मैं निकाल लूं, जैसे मेरे पास ये आपके पास देखो, ये आपके पास रो कितनी है, देखो ये रो है 1 2 3 4, ठीक है। कॉलम कितने आपके पास 1 2 3 4, दैट इज ये आपके पास 4x4 की होगी। बात समझ रहे हो। लेकिन इसमें से आपको क्या निकालना है, आपको वर्ग आव्यूह निकालना है, उप आव्यूह निकालना है, यानी कि सब मैट्रिक्स आपको उसमें से निकालना है। तो अगर मैं सब मैट्रिक्स की बात करती हूँ, तो देखो एक ये वाली मैट्रिक्स अगर मैं इसमें से निकाल लूँ 2 4 2 4 3 2, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी अलग। तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, और ये क्या आपके पास, ये सब मैट्रिक्स है। ये क्या आपके पास, ये सब मैट्रिक्स है। ये 2x2 की निकाली, मैं 3x3 की भी निकाल सकती हूँ। देखो मैं 3x3 की कौन सी निकाल सकती हूँ, देखो कोई सी भी निकालो, आपको जो दिल करे आप निकाल के चेक करें। जैसे कि मैंने ये वाली निकाली, देखो ये इसको निकाल लेते, देखो 3x3 की, 3 है, ये आपके पास कितनी बन जाएगी, देखो मैंने इसको निकाला 3, देखो लिखा हुआ भी है 3 7 3 2 3 4 1 5। तो ये आपके पास मैट्रिक्स, देखो पूरे की पूरी मैट्रिक्स आपके पास 4x4, लेकिन मैंने किसकी निकाली, आपके पास क्या होता है, रो कितने हैं 3 है, कॉलम कितने हैं 3 है, तो आपके पास 3x3 की निकाल दी, 4 में से मैंने 3x3 की आपके पास मैट्रिक्स निकाल दी, ये वाली। और यहाँ ये वाली मैट्रिक्स जो है वो आपके पास 3x2 की है, पहले रो दूसरा कॉलम। रो कितने देखो 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2, तो 3x2, ठीक है। तो एक बड़ी मैट्रिक्स में से छोटी छोटी जितने भी मैट्रिक्स निकल के आएंगी वो सब क्या है आपके पास, वो सब मैट्रिक्स ही कहलाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम ऊपरी चतुर्भुजीय आव्यूह की, यानी कि अपर ट्रेंगुलर। अपर ट्रेंगुलर, अपर से आपको समझ में आ रहा है, यानी ऊपर वाला। इसे वर्ग आव्यूह के अंदर विकर्ण के तत्व के नीचे के सारे तत्व शून्य होते हैं। यानी देखो आप, उसने क्या बोला, ऊपरी त्रिभुजीय यानी कि अपर ट्रेंगल, ऊपर वाला जो ट्रेंगल है उसमें एलिमेंट होंगे अपर वाले में, ठीक है ना। और निम्न त्रिभुजी का मतलब है जो लोअर, यानी कि नीचे वाले जो ट्रेंगल बनेगा उसमें एलिमेंट होंगे, है ना। यहाँ जीरो होगा, यहाँ ऊपर वाले में जीरो होगा, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो जहां आपके पास देखो, ये आपके पास कितनी है 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं देखूं, देखो अपर में बन रहे हैं यहाँ मैट्रिक्स, आपके अपर में आपके पास एलिमेंट्स है, नीचे कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसे आपके पास यहाँ भी नहीं है नीचे वाले, अगर मैं देखूं तो ये आपकी सिचुएशन इस तरीके से बनती है इसमें। अब देखो अगर मैं निम्न की बात करती हूँ, देखो ट्रायंगल ही बन रहा है ना, और ट्रायंगल में नीचे वाले एलिमेंट है, लेकिन यहाँ आपके पास जीरो मिलेगा, समझ रहे हो। तो क्या बोला इसने कि वर्ग आव्यूह के अंदर विकर्ण से ऊपर जीरो मिलेगा, और ऊपरी त्रिभुजीय में विकर्ण से नीचे शून्य मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, एक तो हम लोगों ने सारे टाइप्स पढ़ लिए, है ना। दूसरा मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने समझ लिया कि भैया साइज क्या होता है ना, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको डेडिकेट करते हैं, इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ये सब बातें पढ़ ली, ठीक है। अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।